दुर्भाग्य यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर, पटुआ रखते हैं या नहीं, इस तरह के सवाल करने वाले लोग मौजूद नहीं। सवाल भी वो आ गया जो पाठ्यक्रम में कहीं शामिल नहीं था, जिसका अभ्यास नहीं था नरेंद्र मोदी को। जवाब उन्होंने जो दिया उससे और ज्यादा आफत आ गई। एक तो उनकी भाव भंगिमा देश के मुखिया जैसी नहीं थी। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इस तरह हाथ फटकार कर, कुंठित होकर, व्यथित होकर जवाब देना अशोभनीय था। और पूरी दुनिया ने देखा कि वे अपने बेहद निकटतम व्यापारी, अपने करीबी, मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसा बाकी लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन सारी दुनिया जान गई है कि नरेंद्र मोदी के लिए अडानी अंबानी क्या है। यहां बड़ी आफत यह थी कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दर्ज है। वहां के न्याय विभाग ने FBI और तमाम वित्तीय संस्था में 4-4 साल तक जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज किया है। फिर प्रधानमंत्री का यह कहना कि यह व्यक्तिगत विषय है। इस व्यक्तिगत शब्द की भी मीमांसा राजीव जी कर लें। हम अगर किसी से कोई सिफारिश करते हैं, कोई काम बताते हैं, तो हम कहते हैं कि यार थोड़ा देख लेना, ये व्यक्तिगत विषय है, थोड़ा पर्सनल है। इसका मतलब यह है कि क्या संकेतों में उन्होंने राष्ट्रपति को यह बता दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, थोड़ा देख लीजिएगा, बचा लीजिएगा हमारे राष्ट्र से को। दूसरी बात यह है कि इस पूरी यात्रा का हासिल क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको बगल में बिठाकर कैसी कैसी जली कटी सुना दी कि इससे पहले आज तक भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं सुनना पड़ी। एक तरह से अपना हुक्म, अपनी मर्जी थोप दी अमेरिका ने हमारे। तेल हमसे लेना पड़ेगा, गैस हमसे लेना पड़ेगी, हमारा कबाड़ में शामिल हो चुका जंगी जहाज F-35 खरीदना पड़ेगा, जैसे खुद ट्रंप की सरकार में शामिल एलन मस्क 4-6 महीने पहले कबाड़ कहते थे, वो खरीदना पड़ेगा। यानी अपनी शर्तों पर हम कुछ नहीं कर पाए। और लोग इस बात पर लहालूट हो रहे हैं कि उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेट नेगोशिएटर बता दिया, सौदेबाज। यानी धंधा करने के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर और कोई आदमी नहीं। हम अपना सौदा अपनी शर्तों पर बेच खाएंगे। प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने यह संदेश भी यात्रा खत्म होने से पहले दे दिया, अमेरिका की शराब पर 50% टैरिफ कम करें। यानी ये फीलर तो दे ही दिया कि आपने जो कुछ उस दिन कहा था हम सब मानने को तैयार हैं। ये नजराने के तौर पर, पेशगी के तौर पर टैरिफ 50% कम कर दिया है। हासिल क्या हुआ भारत को, देश को क्या मिला, हम सब जानते हैं। प्रशांत जी बैठे हैं, पंकज जी बैठे हैं, आप सब इतने वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की यात्राएं साझा की हैं। मैं खुद राष्ट्रपति के साथ गया हूं 2 देशों की यात्रा पर। ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जब भारत से रवाना होते हैं, तब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पत्रकारों को बताते हैं कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं, कौन कौन से समझौते होने वाले हैं, लौटते में फिर बातचीत होती है। ये सारी परंपराएं 2014 के बाद से समाप्त हो जी। न तो देश को ये बताया जाता है, पत्रकारों को ले जाना तो बंद ही कर दिया है, न देश को जाते समय बताया जाता है, न लौटते दाग से बताया जाता है कि भाई वहां क्या हासिल हुआ, कौन कौन से समझौते हुए। हम सब लोग अपने स्तर पर या दुनिया के तमाम खोजी पत्रकार अपने स्तर पर ये सब आकलन करके बताते हैं कि F-35 खरीदने जा रहे हैं। सरकार खुद आधिकारिक रूप से क्यों नहीं बता रही कि हम खरीदने जा रहे हैं। जो तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है सोशल मीडिया पर रूस के विमान का और F-35 का, कौन से हमारे लिए बेहतर है, भारत के लिए कीमत के आधार पर बेहतर है, ये सारे सवाल अब जवाब नहीं देती है सरकार। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो ये दशा हो जाती है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रधानमंत्री की। मेरी नजर में एक आम भारतीय के होने के नाते मेरे लिए दुखद है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं दे पाते। एक सवाल पर तो डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि यद्यपि ये सवाल आपके लिए, लेकिन चलिए मैं जवाब दे देता हूं। यह हास्यास्पद है, हमारे लिए दुख का विषय है। हम नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से, नीतिगत रूप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का और देश का अपमान हो, यह तो नाकाबिले बर्दाश्त है राजीव जी। तो मैं फिर दोहराता हूं कि इस यात्रा में हम घाटा खाकर लौट रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी रवानगी से पहले 2 जहाज और टेक ऑफ हो चुके हैं, जो आपने अपने इंट्रो में कहा।
संख्या भी अभी नहीं मालूम। वे उतरेंगे पंजाब में, उसको लेकर विवाद चल ही रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया भाई यहां क्यों उतार रहे हो बार बार। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सरकार से, डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा कि हमारे लोगों को आपने जिस तरह हथकड़ी बेड़ी बांधकर भेजा गया था, मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, करबद्ध निवेदन है कि आने वाली खेप को कम से कम यात्री विमान से भेजें, बेड़ी हथकड़ी न लगाएं। कल तक इसका जवाब उन्होंने दे दिया। कल जब पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक पत्रकार ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से जो लोग भेजते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात उन्होंने की। करिए, कहां मना कर रहे हैं आप रोहिंग्या का राग अलापते हो, उनको भेजिए। लेकिन जिस नीति की बात विदेश मंत्री संसद में कर रहे थे कि हथकड़ी बेड़ी में भेजना अमेरिका की नीति है, 2,81,00,000 की आबादी वाला देश बता चुका है कि हम अपना विमान भेजकर बुला सकते बिना हथकड़ी बेड़ी के। वेनेजुएला, इससे पहले कोलंबिया वाले भी भेज चुके हैं। तो हम तो दुनिया की महाशक्तियां, विश्व गुरु हैं, हमारे लोग हथकड़ी बेड़ी में क्यों आ रहे? का पूरा एक जत्था जाता था, विदेश मंत्री, फिर उसके अलावा जो दूसरे अफेयर्स हैं उसके मंत्री सब जाते थे। यहां तो सिर्फ प्रधानमंत्री जाते हैं। डॉक्टर साहब। राजीव जी ने बड़े अच्छे 2-3 विषय उठाए हैं। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं जो आपने अभी अंतिम टिप्पणी में कहा है। प्रधानमंत्री को किसी की जरूरत नहीं, वो हाथी के पांव में सबका पांव मानकर चलते हैं। और ये बात अब नहीं हो रही है। 2014 में जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने, आप पहले एनडीए सरकार के कार्यकाल को देख लें। विदेश जाते समय, विदेशी विषयों पर चर्चा करते समय विदेश मंत्री साथ नहीं जाती थी, सुषमा स्वराज थी। रक्षा सौदा करना हो, राफेल का डील होनी हो, रक्षा मंत्री साथ नहीं होते थे विदेश में। और कोई औद्योगिक जगत का सौदा होना हो तो उद्योग मंत्री साथ नहीं होते। इस बार भी कौन सा ऐसा मंत्री था? श्रवण जी ने कहा अगर जरा भी स्वाभिमान हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, इनमें से अगर किसी के पास स्वाभिमान होता, इनका जमीर जिंदा होता, तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे होते। एक भी व्यक्ति, जो 2-4 पढ़े लिखे लोग हैं, वे कैसे बर्दाश्त करते होंगे? जेएनयू के पढ़े हुए लोग हैं, निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर हैं, ये फंस रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करते होंगे कि प्रधानमंत्री उनके सामने दाएं हाथ से काम करने वाला बाएं हाथ की तस्वीर निकाल देगा एआई, और एआई का मतलब आई है बच्चा पैदा होते, कैसे बर्दाश्त करते होंगे ये लोग? तो जमीर उनका जिंदा होता तो वे काम नहीं कर रहे। इस बार भी अमेरिका दौरे में एक भी संबंधित विभाग का मंत्री साथ नहीं था। क्या पेट्रोलियम और तेल मंत्री था साथ में कि गैस और पेट्रोलियम का सौदा करे आए, वहां से अमेरिका के आदेश को मान लिया? F-35 का सौदा करते समय क्या रक्षा मंत्रालय की राय, रक्षा मंत्री की राय आवश्यक नहीं थी? विशेषज्ञों की राय जरूरी नहीं थी? कुल मिलाकर उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। बाकी का जो विषय है कि हम देश को किस दिशा में ले जाए, शायद ये बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देश को 16वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जबरन लगे हुए हैं 21वीं सदी से 22वीं सदी में ले जाने के लिए। वे एक वैज्ञानिक सोच के साथ आधुनिक युग की चुनौतियों को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या होना चाहिए। उस दिन भी सदन का जो भाषण था, जिसका जिक्र आप सबने किया, सर ने भी किया, वो सचमुच में दस्तावेजी भाषण था। उन्होंने ये बताया कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कई बार वे अपने भाषणों में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुझे ये बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए में और सरकार क्या कर रही है इसमें चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कह दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और हम सुनकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणियां कर रहा है, और अब उपराष्ट्रपति भोपाल में आकर कह जा रहे हैं कि क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के जज की ऐसी चयन समिति में। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 2 दिन पहले नियुक्ति करे ले रही। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने कब्जे में एक तंत्रात्मक प्रणाली बनाकर रखना चाहती है, और उसमें प्रधानमंत्री के सिवा सब गौण है, किसी की कोई हैसियत नहीं, न संवैधानिक संस्थाओं की, न चुनाव आयोग की, न सुप्रीम कोर्ट की, न मंत्रिमंडल की। तो कुल मिलाकर हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो
इस देश को घोषित रूप से, प्रकट रूप से लोकतांत्रिक दिखाए रहेगा, लेकिन दरअसल में ये लोकतंत्र नहीं रहेगा। और उसकी पहली सीढ़ी में हर चुनाव में इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। चुनाव आयोग नहीं बता रहा कि आखिरी घंटे में महाराष्ट्र में 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए, एक इमारत में 7,000 वोटर कहां से आ गए, उनके नाम पते ठिकाने नहीं मिल रहे। और एक जरूरी बात, राजीव जी जो पहली खेप आई थी अमेरिका से, वो लापतागंज हो गई। एक अखबार के 2 रिपोर्टर्स ने गुजरात में पहुंचे हुए उन अवैध प्रवासी भारतीयों का पता ठिकाना लगाने की कोशिश की। 33 लोग गायब, मिल नहीं रहे, कहां चले गए। जो मिल रहे हैं वे बात करने को तैयार नहीं, कह रहे हैं पुलिस ने मना किया बात करने। तो क्या हमारा देश एक तरह की चीन जैसी बंद व्यवस्था में दाखिल हो चुका है, जहां पारदर्शिता के नाम पर अब कुछ भी नहीं जान पाएंगे आप नहीं जान पाएंगे। आज रात को जो विमान आ रहा है उसके बारे में देखिए, कोई सूचना नहीं दे रहा, विदेश मंत्रालय ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी। कितने लोग आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, क्या वे हथकड़ी पेड़ी में आएंगे। और इस बार तो मुझे लगता है, पिछली बार तो पीड़ितों ने जो आए थे उन्होंने बयान भी दे दिए थे कि उन्हें खाने को नहीं मिला, हथकड़ी में खाना खाना पड़ा, बीफ खाने को नहीं दिया गया, वॉशरूम नहीं जाने दिया। हो सकता है इस बार तो ये उतरने के बाद आपको मिले ही नहीं। तो हम एक अंधकार युग में शामिल हो चुके हैं। ये एक अंधेरी सुरंग है जिसमें से कब बाहर निकलेंगे हमें नहीं पता। और सिर्फ अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। श्रवण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगे अपना काम कर रहे हैं, इस देश की जिम्मेदारी भी तो है। देश के लोग, नागरिक, मतदाता, हिंदुस्तानी ये कब चेतेंगे? क्या राहुल गांधी के नाम का टेंडर निकला है कि इस देश को बचाएं? लोग कब चेतेंगे कि उनका क्या हाल बना रखा है? जैसा कि कहा जा रहा है, अभी सर ने कहा, गर्व से बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप वैश्विक मंच पर देश की बदहाली को गर्व के साथ बता रहे। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसकी 60%, 70% आबादी को अनाज देकर जिंदा रखा जा रहा हो? है कोई दुनिया का देश? और ये वो देश है जिसमें ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया है। इस देश की कुल आबादी के 70% लोग हिंदू हैं, यानी 90 करोड़ के आसपास। क्या 90 करोड़ में से 50 करोड़ लोग स्नान कराए? हम कितने बुद्धिहीन होते जा रहे हैं, कितने तर्कहीन होते जा रहे हैं। साधारण सा 8वीं कक्षा के गणित के विद्यार्थी का सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है देश की आबादी में से 50 करोड़ लोग एक शहर में जाकर लौट आए 1 महीने में। कैसे समझ आएंगे इतने लोग एक दिन में? मौनी अमावस्या पे 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। हम अखंड अज्ञानता के अंधकूप में दाखिल हो चुके हैं राजीव सर। इसमें से निकालने की जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस और राहुल गांधी की नहीं है, इसमें से निकालने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रशांत जी जरा आपके पास आना चाहता हूं। और देखिए, जब इन तमाम मसलों की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें कहकर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन साफ साफ कहा है प्रशांत भूषण की याचिका पर कि 19 तारीख को इस पर सुनवाई करूंगा। CEC की नियुक्ति पे सुनवाई जो होनी है 19 को, और उससे पहले इस पर